नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीबायोटिक क्राइसिस के बारे में। जी हाँ, तो एंटीबायोटिक क्राइसिस जो है आपका, अगर हम देखें तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरता जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो भी स्टूडेंट जीपैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके अलावा अदर एग्जामिनेशंस की, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं, इससे आपके क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं कि क्या आखिर जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है रिगार्डिंग एंटीबायोटिक क्राइसिस में, तो हम कौन से ऑल्टरनेटिव्स को यूज कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंडिया के अंदर और एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया भी अगर हम देखें तो ओवरऑल ग्लोबली एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है एंटीबायोटिक क्राइसिस। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वार्निंग दी गई है कि दिस इज डेंजरस रेजिस्टेंस है और आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आ सकता है। अगर हम केस देखें तो एक्सीडेंटल केस जितने देखे नहीं जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है एंटीबायोटिक की वजह से डेथ देखने को मिल सकती है। तो चलिए क्या कुछ स्टडी है ये कुछ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ड्रग और हाउ टू क्योर, ये सब कुछ हम इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं आपके एंटी माइक्रोबियल का मेडिकल अलर्ट, जो कि आईसीएमआर की तरफ से और कई सारे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ से जो अलर्ट्स जारी किए गए हैं, उनके बारे में हम कुछ नोटिफिकेशंस जो हैं वो कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर एट द कम्युनिटी लेवल एंड अर्बन एंड रूरल केस स्टडी फ्रॉम कर्नाटका। तो कर्नाटका का ये आपका एक स्टडी आया हुआ था जिसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मोर देन 70,000 पीपल लूजिंग बैटल टू एंटी माइक्रोबियल एएमआर पर ईयर। अनदर 10 मिलियंस प्रोजेक्ट जो है अगर हम देखें प्रोजेक्टेड किया जा रहा है टू डाई फ्रॉम इट बाय 2050। तो अब आप समझ सकते हो कि 2050 तक क्या एंटीबायोटिक का क्राइसिस रहने वाला है। हमारे पास ड्रग्स ही नहीं बचेंगी जो कि हम एंटीबायोटिक्स के तौर पे एज अ रेजिस्टेंस के केस में हम उसको यूज कर सके। तो ये कुछ नोटिफिकेशन की जो डिटेल्स हैं आपकी, ये कुछ जो नोटिफिकेशंस की डिटेल हैं वो आपकी प्रॉपरली आप जैसा कि देख पा रहे हो। तो ये था आपका जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर की तरफ से ये कुछ आपका आर्टिकल्स था जिसकी यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन डिटेल यहाँ पे मेंशन की हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इंडियाज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस एंड रिसर्च इनिशिएटिव की तरफ से, आईसीएमआर की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आई थी। अब यहाँ पे बात करेंगे फॉर्मर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स अर्बन के तरफ से, आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग फेलिंग। जो हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर देखा गया कि पेशेंट जो है वो एंटीबायोटिक्स से ठीक हो ही नहीं पा रहा है, टाइम लग रहा है। तो दिमाग में ये कंसर्न आ रहा था कि व्हाट इज मेन एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग फेलिंग और आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम रेजिस्टेंस। तो क्या एंटीबायोटिक काम करना बंद कर चुकी है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया। तो है क्या एक्चुअल में फैक्ट, इसके बारे में जानेंगे। तो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम ड्रग में है या फिर बैक्टीरिया के अंदर है। तो क्या ये लोचा है, क्या ये गड़बड़ी है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल टॉपिक से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे कि बेसिक चीजें, व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्या होता है, इसकी कुछ जानकारी हम लेने वाले हैं। और फिर हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस में एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आती क्या क्या हैं, होता क्या है प्रॉब्लम रेजिस्टेंस में। तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया और दूसरा है एंटीबायोटिक एक्सपोजर जब हम देते हैं। बाद में जो चेंजेस आ रहे हैं जो कि अपना डेविल फेस बनाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है, ये है अपना सुपर बग। ये है अपना सुपर बग जो कि है मेन डेविल जो है, यही है जो डेवलप कर ले रहा है, कुछ फीचर्स चेंजेस कर ले रहा है, जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स हैं अपने टारगेट साइट पे जाके बाइंड ही नहीं कर पा रही हैं। राइट, ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखने को मिल रहा है। तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पता है आपको कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से हो, वायरस की वजह से हो, फंगाई की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से। अब क्या हो रहा है, नॉर्मल एंटीबायोटिक तो यही काम करता है, रेजिस्टेंस के केस में जो हो रहा है सर्वाइव कर जा रहा है। रेजिस्टेंस के केस में सर्वाइव कर जा रहा है, सर्वाइव
और ग्रो आप कह सकते हो, सर्वाइव और ग्रो कर जा रहा है आपका नॉर्मल बैक्टीरिया जो है, इनके केस में देख रहे हैं, राइट। सर्वाइव और ग्रो डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दैट वुड नॉर्मली किल देम और इनहिबिट देयर ग्रोथ, राइट। एंटी माइक्रोबियल, अब क्या हो रहा है कि ग्रोथ जो है वो आपका अभी भी जो बैक्टीरिया है वो सरवाइव कर जा रहा है, एंटीबायोटिक देते ही बैक्टीरिया अभी भी सरवाइव कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज आपका बहुत सारे यूनिट्स में देखने को मिलता है, हॉस्पिटल सेटअप्स, आईसीयू के अंदर। ये सब कुछ चैलेंजेस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो फर्स्ट जो है, व्हाट आर द कॉमन रीजंस, कौन कौन से कॉमन रीजंस हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के। तो कॉमन रीजंस, ये जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी है, और हम और आप भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को कम भी कर सकते हैं। तो आगे हम प्रिवेंशन के लिए भी यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए इसको। तो कॉमन रीजन क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, तो इर्रेशनल जो है यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इर्रेशनल यूज का क्या मतलब हुआ, मतलब कि रॉन्ग ड्रग, डोज और ड्यूरेशन। अगर रॉन्ग ड्रग आपने ले लिया, उसका डोज प्रॉपर नहीं लिया, या फिर जो ड्यूरेशन दिया गया था ड्रग का आपने उस ड्यूरेशन को फॉलो नहीं किया, तो ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केसेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब जो भी ड्रग गिवन किया गया उसका जो टाइम लिमिट था, वो टाइम लिमिट आपने प्रॉपर, जो ड्रग का टाइम लिमिट था वो आपने फॉलो नहीं किया। 3 दिन का ड्रग था, अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब हेल्दी फील हो रहा है, सही फील हो रहा है, तो आपने उसी वक्त वो ड्रग को बंद कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस डेवलप करने का एक बहुत बड़ा मेन जो है आप कह सकते हो इर्रेशनल यूज की वजह से डेवलप हो रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओवर यूज एंड मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओवर यूज और मिसयूज की अगर हम बात करते हैं, तो अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें हम एंटीबायोटिक दे दे रहे हैं, वायरस के इन्फेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियल वाली चीज गिवन कर दे रहे हैं। तो ये कुछ जो है आपका ये दिक्कत है। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन, ठीक है, ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम ये प्रोसीजर भी अपना लेते हैं, डॉक्टर से ना पूछना पड़े, डॉक्टर से ना कंसल्ट करना पड़े। प्रीवियसली हमें जो फीवर आया था वो फीवर तो हमें पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से ठीक हो गया, लेकिन अब जो फीवर आया है हो सकता है वो किसी और बैक्टीरिया की वजह से आया हो या किसी और वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ हो आपकी बॉडी के अंदर। फीवर तो आया इस वक्त आपकी बॉडी के अंदर, फीवर जो आया है तो आपने सोचा कि ये फीवर भी सेम फीवर होगा प्रीवियस वाले की तरह, तो आपने सेम एंटीबायोटिक ले लिया। तो यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि कल्चर जो था वो डिफरेंट था, राइट, और आपने ले लिया दूसरा एंटीबायोटिक। तो इसकी वजह से भी अगर मिसयूज कर रहे हो आप तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपको अगर बताया जाए कि इंपेरिकल थेरेपीज विदाउट कल्चर सेंसिटिव टेस्टिंग अगर हम लेते हैं तो भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस होगा ही होगा, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव से हो रहा है आपका जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है, आपने तो कल्चर टेस्ट करा ही नहीं, उससे पहले ही आपने क्या किया, एंटीबायोटिक ले लिया कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव पे काम कर रहा है, कौन सा ग्राम नेगेटिव पे काम कर रहा है। आपने तो बस ड्रग लेनी थी, एंटीबायोटिक लेनी थी, हमने मिसयूज किया, ड्रग ले लिया। पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिस, एक ये भी इशू है आपका, पुअर इन्फेक्शन। इंपेरिकल तो मैंने आपको बताया, कल्चरल और सेंसिटिविटी टेस्ट हो गया। अगर हम इनकम्प्लीट कोर्स भी करते हैं, ठीक है, पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, और इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट बाय पेशेंट, अगर हमें लग रहा है कि आज मुझे बेटर फील हो रहा है तो हमें कल से इस ड्रग को स्टॉप करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। अब अगर हम प्रीवियसली देखें तो एजिथ्रोमाइसिन जो था आपका, एजिथ्रोमाइसिन जब हम गिवन करते थे तो एजिथ्रोमाइसिन की 5 टैबलेट्स गिवन की जाती थी, ठीक है। नाउ अ डेज 7 टैबलेट्स गिवन की जा रही है। क्यों? क्योंकि भाई काम ही नहीं कर रहा, 5 टैबलेट के बाद वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है पेशेंट, ठीक है। तो अब इसका जो रेजिमेन है वो बढ़ा के 7 डेज का पर्टिकुलर डे कर दिया गया है। तो ये कुछ चेंजेस जो हैं धीरे भाई धीरे, पहले 3 दिन का था, फिर 5 डेज कन्वर्ट करके किया गया, नाउ अ डेज 7 डेज का हो चुका है, ठीक है। तो 7 डेज हमें एजिथ्रो देना ही देना पड़ता है अगर आपका इन्फेक्शन है। तो एजिथ्रो जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। हॉस्पिटल हाइजीन की अगर हम बात करें, ठीक है,
हॉस्पिटल हाइजीन, पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन, और ये हॉस्पिटल हाइजीन के केसेस में जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते थे वो भी अब काम करना बंद कर चुका है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपका, ठीक है। लोग हाइजीन को मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, हैंड वॉश भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, और हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं, ठीक है। लैक ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप प्रोग्राम, तो लैक ऑफ नॉलेज, जो स्टीवॉर्डशिप प्रोग्राम्स होती हैं इसमें बताया जाता है रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स जो हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, इनके यूजेस से क्या बेनिफिट होने वाले हैं, और इनके मिसयूज अगर आप करोगे तो उसके बारे में भी, आपको मिसयूज जो करते हैं उसके बारे में भी अवेयरनेस दी जाती है। डॉक्टर्स को ये अवेयर करवाया जाता है कि जितना हो सके कम से कम जो है हम एंटीबायोटिक को गिवन करें पेशेंट्स को। कई बार नॉर्मल इन्फेक्शंस वगैरह जो होते हैं आपके, जैसे सर्दी खांसी जुकाम है लोगों को, तो वो कुछ टाइम के बाद खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन हम खुद प्रेशराइज करते हैं डॉक्टर्स को कि आप जल्दी ठीक करो, हमें एंटीबायोटिक गिवन करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको विद टाइम, अगर हम आने वाले टाइम में देखें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरने वाला है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि मिनिमम एंटीबायोटिक का हम यूज़ करें, ताकि हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस ना डेवलप कर ले अगेंस्ट बैक्टीरियाज जो हमारे अंदर जो आ रही हैं, सामने से जो इन्फेक्शन आ रहा है, जो बॉडी में चला गया वो इन्फेक्शन जो है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है काम करना ही बंद कर दे। मतलब वो अपने आप को रेजिस्ट कर ले रहा है, बचा ले रहा है। जो भी हमारा टारगेट साइट पे जहाँ पे ड्रग बाइंड करता है, कोई भी ड्रग है वो रिसेप्टर पे बाइंड करता है। रिसेप्टर जो है फुल एफिनिटी के साथ ही बाइंड करेगा आपका, आप ये नहीं कह सकते कि लेस इफेक्टिव तरीके से बाइंड किया, वो फुल एफिनिटी से ही बाइंड करेगा। बट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केस में क्या है कि ये साइट ही अपना चेंज कर ले रहा है। जैसे ही साइट चेंज कर रहा है उसके बाद जो ड्रग हम गिवन कर रहे हैं वो ड्रग तो वहाँ पे काम ही नहीं कर रही है, और वही जो आप कह सकते हो जो आपका बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर ग्रो करता रहेगा। और इस तरीके से अगर हमारे पास प्रॉपर एंटीबायोटिक्स नहीं अवेलेबल रही रिगार्डिंग इन बैक्टीरियाज के, तो बहुत सारे डेथ केसेस भी नोटेड होंगे ही होंगे। तभी चैलेंजेस दिए गए हैं कि बहुत लोग जो हैं इसकी वजह से आने वाले टाइम में डेथ केसेस देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल और एग्रीकल्चर। तो एंटीबायोटिक का यूज हम ही खुद ऐसे कर रहे हैं यही नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें या फिर हम एनिमल्स की बात करें तो इनको भी एंटीबायोटिक्स जो गिवन किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। वो एंटीबायोटिक जब उनको दिया जा रहा है एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात कर लें या फिर बात करते हैं एनिमल्स के अंदर, तो जो नॉन वेजिटेरियन है या फिर हम वेजिटेरियन की भी बात कर ले, तो हम वो सारी की सारी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जा रहा है, जिसकी वजह से भी रेजिस्टेंस बॉडी डेवलप करने लग जाती है। तो ये कुछ थी जानकारी रिगार्डिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हो रहा है उसके पीछे मेजर फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं। वाई डज इट, अगर जेनेटिक फैक्टर, एक तो आपका जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है आपका, मतलब जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो म्यूटेशन हो जा रहा है, मेन म्यूटेशन। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की वजह से, जीन ट्रांसफर होने की वजह से भी ये चेंजेस अपने को देखने को मिल रहे हैं। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो एंजाइम इनएक्टिवेशन अपने को केसेस जो हैं एंजाइम इनएक्टिवेशन के देखने को मिलते हैं, बीटा लैक्टम एंजाइम के केस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। पेनिसिलिन जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है बिकॉज, तो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म में देखें तो एंजाइम इनएक्टिवेशन हो जा रहा है। ऑल्टर्ड टारगेट साइट जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया, रिसेप्टर से बाइंडिंग की, डिक्रीज परमेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, इफ्लक्स स्पर्म, बाईपास मेटाबॉलिक पाथवेज, तो पाथवेज ही चेंज कर ले रहा है बैक्टीरिया, ठीक है। पाथवे अगर आपका चेंज हो गया तो ऐसे केसेस में जो हम ड्रग दे रहे हैं, ड्रग का तो एग्जैक्टली पाथवे था कि ये ए साइट पे जाके बाइंड होगा, लेकिन जो बैक्टीरिया था वो आपका उसने टारगेट साइट जो है वो चेंज कर लिया, वो सपोज बी साइट पे जाके बैठ गया, ठीक है। तो हम तो ड्रग दे रहे हैं ए साइट के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया ने अपना चेंज कर लिया रूट, बी साइट पे जाके बैठ गया। तो ये कुछ जो चेंजेस हैं इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास ये जो डेंजर वाला जो वायरस है इसके नंबर्स धीरे धीरे बॉडी में बढ़ते चले जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, फाइनली डेथ। ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स जैसे कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ भी हुआ एंटीबायोटिक दे दो ठीक हो जाएगा। इनएप्रोप्रिएट ड्रग सेलेक्शन, अगर आपने प्रॉपरली ड्रग सेलेक्ट नहीं किया, आपको प्रॉब्लम क्या थी और आपने ड्रग कौन सी ले ली, और रेजिमेन अगर
फॉलो नहीं किया गया, प्रॉपर रेजिम जो है फॉलो नहीं किया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सब थेरापेटिक डोज और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ थेरेपीज, हम क्या करते हैं, आज ठीक लगा 3 दिन ले लिया और कल छोड़ दिया, या फिर हम भूल गए डोज को कि एवरी 12 आवर्स के बाद जो ड्रग्स गिवन करनी थी हम क्या कर रहे हैं 24 आवर्स के बाद ड्रग ले रहे हैं। तो जैसे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस के केस में अगर आपने एक भी ड्रग मिस कर दी और टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं लिया, तो आपको डे 1 से फिर से स्टार्टिंग से ही उस ड्रग को लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो बैक्टीरिया था वो फिर से ग्रो कर चुका है भाई, उसी फेज में है, आप 0 पे आ चुके हो, फिर से आपको डे 1 से जो है फिर से उस ड्रग को लेना पड़ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल रहा है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, नॉन कॉम्प्लायंस, सेल्फ मेडिकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा मन करता है हम मार्केट से मेडिसिन को लेते हैं, ओटीसी लेते हैं और उसके बाद ड्रग्स को इनटेक कर लेते हैं। तो ये कुछ बड़े चैलेंजेस थे। अब इनके मैकेनिज्म के रिलेटेड हम बात करते हैं। व्हाट आर द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, कैसे काम कर रहा है, क्या है, किस तरीके से जो है आप कह सकते हो कि चेंजेस देखने को अपने को मिल रहे हैं, ये कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से बेसिकली आपका मैकेनिज्म जो है ये काम कर रहा है। तो फर्स्ट वन इज, जैसे बीटा लैक्टम की बात करते हैं, तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होता है बेसिकली एज, यहाँ पे हम ड्रग दे देंगे, ठीक है। तो पेनिसिलिन गिवन किया गया, तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ड्रग डिस्ट्रॉय हो जा रहा है या फिर मॉडिफाइड हो जा रहा है, ठीक है। जो टारगेट साइट था बीटा लैक्टम जो था, ये बीटा लैक्टम एज ए एंटीबायोटिक काम कर रहा, और यहीं पे हम एज वाला जो है यहाँ पे हम ड्रग गिवन कर रहे थे पेनिसिलिन, इसने क्या किया, मॉडिफाई कर लिया अपने आप को, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एंजाइम इनएक्टिवेशन हो गया और एंजाइम बदल गया भाई, तो उसके बाद टारगेट साइट पे ड्रग अपनी काम करेगी ही करेगी नहीं। अब बात करते हैं मर्सा के केस में। मर्सा मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके केस में क्या है कि ड्रग जो है बाइंड ही नहीं कर पा रहा है, तो इसके केस में हम वैंकोमाइसिन ड्रग को गिवन करते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में हम वैंकोमाइसिन ड्रग्स को गिवन कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, मर्सा जो है बेसिकली क्या कर रहा है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे बीटा लैक्टम वाली जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, पीवीवी बाइंड करेगी और सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, राइट। तो यहाँ पे जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस था ये डेवलप हो गया, जिसकी वजह से हमें ड्रग चेंज करके जो गिवन करनी पड़ी वो थी वैंकोमाइसिन। ड्रग कौन सी देनी पड़ी अपने को, वैंकोमाइसिन, ठीक है। तो ड्रग कांट बाइंड, ऑल्टर टारगेट साइट ही आपका ऑल्टर हो चुका है, राइट, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के केस में अगर हम देखें, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के केस में भी आपका सेम यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि ड्रग जो है एंटर ही नहीं कर पा रहा है। हम ग्राम पॉजिटिव का है, क्लेप्सिला के अगेंस्ट है, न्यूमोकोकाई है, बैक्टीरियाज जो है किनके अगेंस्ट हम ड्रग देना चाह रहे हैं, हम ग्राम पॉजिटिव की ड्रग गिवन कर दे रहे हैं, ग्राम नेगेटिव वाला बैक्टीरिया बाइंड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब डिक्रीज परमेबिलिटी लूज हो रही है। टेट्रासाइक्लिन्स के केस में बात करें, तो टेट्रासाइक्लिन्स के केस में काफ़ी सारे आपके रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे ड्रग जो है पम्प्ड आउट हो जा रहा है, राइट, ड्रग क्या है, पम्प्ड आउट हो जा रहा है। पता है आपको कि प्रोटीन के सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस को जब ये इनहिबिट कर रहा है, बेसिकली ये टीआरएनए साइट पे जाके बाइंड करता है बैक्टीरिया के, ठीक है, और इसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस इनहिबिट होता है बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, ठीक है। अब ये टीआरएनए वाला जो है ये 30S सब यूनिट पे जाके बाइंड करता है, टेट्रासाइक्लिन्स के केस में हम यही देखते हैं। अब क्या हुआ, ड्रग पम्प्ड आउट हो गया, तो जिसकी वजह से इफ्लक्स पंप अपने को देखने को मिल रहा है। सल्फोनामाइड के केस में बात करें, तो यहाँ पे कुछ अलग ही चेंज है। सल्फोनामाइड के केस में रेजिस्टेंस जो डेवलप हुआ है, ये आपका DHFS पे काम कर रहा होता है, डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम, इस पे काम करेगा और फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ये होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक पाथवेज जो है ये ऑल्टर हो जा रहे हैं। जब पाथवे ही ऑल्टर हो गया तो ड्रग तो काम करेगी नहीं, तो जिसकी वजह से बाईपास पाथवे देखने को मिल रहा है। तो बाईपास पाथवे मेन जो है रीजंस जो है सल्फोनामाइड के केस में देखने को मिल रहा है, ठीक है, डन। YAMR जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। क्यों है ये इतना बड़ा चैलेंज, क्यों है बेसिकली, तो इम्पैक्ट ऑफ AMRs अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट फेलियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया आपका, ट्रीटमेंट फेलियर के केसेस देखने को मिल रहे हैं। सेकंड अगर हम बात करते हैं AMR की जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सेकंड है आपका
इंक्रीज मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, ठीक है, एएमआर की वजह से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना, क्योंकि ड्रग नहीं अवेलेबल है, टाइम पे ड्रग नहीं मिल पाएगी, टाइम पे अगर R&D डिपार्टमेंट अगर इस पे टाइमली वर्क नहीं करेगी तो हमारे पास न्यू ड्रग्स के अप्रोच अब करने के लिए बचे ही नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। लॉन्गर हॉस्पिटल स्टेज में अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ इन्फेक्शंस जो है हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर जो आईसीयू वगैरह में पेशेंट को होती थी उसके वजह से नॉर्मल एंटीबायोटिक्स जो हम गिवन करते तो वो काम ही नहीं कर रही है, वो काम नहीं कर रही है, तो जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ रहा है ड्रग, और हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है उभर के आता जा रहा है। लिमिटेड थेराप्यूटिक ऑप्शंस अपने पास बचे हुए हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एएमआर जो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, डेटा एंटी माइक्रोबियल एनालिसिस अगर हम करते हैं, जो भी चीज़ मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया है इसका अगर हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने पर हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में हॉस्पिटल इन्फेक्शंस का। पहला क्या है? हॉस्पिटल इन्फेक्शन। तो हॉस्पिटल इन्फेक्शन की बात करें तो 70 to 72% इन्फेक्शंस जो है आपका कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिल रहा है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्लैप्सेला, न्यूमोनी, ये सब बैक्टीरियाज आ जाते हैं। इनकी वजह से इन्फेक्शंस जो है मेनली देखने को मिल रहा है। अब मोस्ट सीरियस इन्फेक्शंस जो है आपका हार्ड टू ट्रीट ही नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज एस्चेरिचिया कोलाई की वजह से हो गया, क्लेप्सिलिया की वजह से हो गया, एक्टिनोबैक्टीरिया की वजह से हो गया। तो अब आईसीयू पेशेंट वाले जो थे, जो वेंटिलेटर पे थे, उनमें न्यूमोनिया का कंडीशन जो है इजीली हो जाता था, ठीक है। तो अर्ली हम सेफ्ट्रिएक्सोन जो है वो गिवन करते थे। अर्ली अगर हम देखें तो सेफ्ट्रिएक्सोन जो है वो गिवन किया जाता था। नाउ अडेज ये काम करना आपका सेफ्ट्रिएक्सोन बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। अब जो है स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स को यूज करना पड़ रहा है, सेफ्ट्रिएक्सोन काम नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं एक्टिनोबैक्टीरिया इन्फेक्शन। तो एक्टिनोबैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है, अब ऐसे केसेस में अगर हम देखें तो 90% जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है मीरोपिनेम के केस में, ठीक है। मीरोपिनेम देते थे, अभी मीरोपिनेम जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। मोर देन 90% अगर आप देख लो, 90% और मोर देन 90%, मतलब लास्ट लाइन एंटीबायोटिक जो थी वो भी आपकी अब जाके फेल हो जा रही है। एक्टिनोबैक्टीरिया के केस में, एक्टिनोबैक्टर जो इन्फेक्शंस हैं उनके केस में अगर हम बात करें, ठीक है। अब डॉक्टर्स जो है मीरोपिनेम जब दे रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है, तो अब इनके पास जो है लिमिटेड ऑप्शंस जो है वो बच गए, ठीक है। जैसे कि कॉलिस्टिन की बात कर ले तो कॉलिस्टिन अब नाउअडेज ये गिवन कर रहे हैं, कॉलिस्टिन, ठीक है। अब बात करते हैं क्लैप्सेला न्यूमोनी। क्लैप्सेला न्यूमोनी की बात करें तो 50% से ज्यादा रेजिस्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक की वजह से अपने को देखने को मिल रही है, मतलब लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन रह गया है, ठीक है। अगर हम फाइंड आउट्स देखें तो लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस रह गया है, मतलब क्लैप्सेला रेजिस्टेंस जो है सेफ्ट्रिएक्सोन हो गया या टेजोबैक्टम हो गया, इनकी वजह से जो है डेवलप हुआ है, ठीक है। सेफ्ट्रिएक्सोन हो गए, इनकी वजह से डेवलप हुआ है रेजिस्टेंस। ई कोलाई की बात करें यूटीआई बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। अगर हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करते हैं तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ई कोलाई का बहुत बड़ा रोल है। इसकी वजह से जो जो डेवलप हो रहा है इन्फेक्शन, इसके केस में अगर आप देखोगे चेंजेस काफ़ी अलग ही चेंजेस अपने को देखने को मिल रहा है यूटीआई बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। अगर कल्चर किया जा रहा है तो देखा जा रहा है कि आपका बेसिकली पहले हम देते थे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पहले हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे देते थे। नाउअडेज सिप्रो काम करना बंद कर चुका है। अब हमें क्या देना है? तो अब जो है ड्रग जो गिवन की जा रही है दैट इज नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन अगर हम यूटीआई में बात करें तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, और नेक्स्ट जो है आपका फॉस्फोमाइसिन जो है ये गिवन किया जाता है। क्लियर? फॉस्फोमाइसिन नाउअडेज हम ये यूज कर रहे हैं। डन। टाइफॉइड के केस में बात करें तो टाइफॉइड के केस में आपका जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स कैटेगरीज की जो ड्रग्स थी एफक्यूज, सबसे ज्यादा यही यूज की जा रही थी। तो मोर देन 95% फेल है फ्लोरोक्विनोलॉन्स की, मोर देन 95% रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब जो है डॉक्टर्स क्या गिवन कर रहे हैं? तो नाउअडेज डॉक्टर्स को गिवन करना पड़ रहा है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन
एजिथ्रोमाइसिन जो है ये रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहा है। जो दोबारा से टाइफाइड का रिलैप्स जो हुआ टाइफाइड, उसको एजिथ्रोमाइसिन के थ्रू क्योर किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सेफ्ट्रियाक्सोन जो अपने पास एक बची एंटीबायोटिक है, वो भी क्योर करने में हेल्प कर रही है। तो सेफ्ट्रियाक्सोन भी ऐड कर लेते हैं भाई, लिमिटेड ही रह गई हैं एंटीबायोटिक्स जो कि रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम कर रही है। कॉमन हॉस्पिटल एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, तो कॉमन हॉस्पिटल एंटीबायोटिक्स में अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो है सेप्सिस वगैरह जब हो जाता था या कोई बर्न कंडीशन डेवलप हुई है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट्स को बेसिकली एंटीबायोटिक गिवन किया जाता था। बट नॉर्मल एंटीबायोटिक्स तो काम करना ही आपकी बंद कर चुकी है। ठीक है, इफेक्टिव इन ओनली 25 to 30% केसेस में ही आपके काम कर रही हैं। अब इम्पेरिकल ट्रीटमेंट फेल होते चले जा रहे हैं, इम्पेरिकल ट्रीटमेंट जो है आपके फेल होते चले जा रहे हैं। इंप्रूवमेंट देखने को ही नहीं मिल रहा है, नो इम्प्रूवमेंट। 48 आवर्स तक भी अगर चेक किया जा रहा है पेशेंट को ड्रग देने के बाद, तो कोई इम्प्रूवमेंट है ही नहीं। बर्न कंडीशन है तो बर्न कंडीशन में अगर दिक्कतें आई हैं पेशेंट को, तो उनके अगेंस्ट भी आपका ड्रग जो है वो काम कर ही नहीं रहा है। तो ये कुछ जो है आपके AMR जो है बहुत बड़ा जो है एंटीबायोटिक फेल होने का रीज़न जो है, कल्चर टेस्ट नहीं होना, स्ट्रॉन्ग ड्रग, हायर कॉस्ट, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालने वाली हैं AMR पर, एंटीबायोटिक क्राइसिस। तो ये डेटा अगर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ आपको यहाँ पे ये डेटा देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मर्सा एस ऑरियस जो है ये मर्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है MRSA, और ये ई कोलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका एरिजिनोसा जो है इनकी वजह से होने वाले रेजिस्टेंस नाउअडेज किस तरीके से आपके बढ़ते बढ़ते कितने परसेंटेज तक पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हो जैसा कि ग्राफ 2024 तक का अगर हम डेटा देखें तो ग्राफ क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया, ICMR AMR SN के अकॉर्डिंग एनुअल रिपोर्ट जो इन्होंने जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो 2017 की रिपोर्ट से लेके अगर हम 2024 2025 नाउअडेज अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस का लेवल अनदर लेवल जा चुका है। कैन वी प्रिवेंट AMR, क्या इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। रैशनल एंटीबायोटिक यूज जो है अगर उसको हम कम कर दें तो भी हम क्योर कर सकते हैं। ओनली व्हेन नीडेड, जब रिक्वायर्ड हो तभी हम यूज करें, और कोशिश करें कि ऑलवेज हम से थोड़ा सा कोशिश करें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की तरफ जाने की। ठीक है, जब कोई बड़ी बीमारी है, कोई आपका ऐसा लग रहा है कि नहीं क्योर हो पा रहा है, तब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की कैटेगरी की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो इस तरीके से भी हम रेजिस्टेंस को मैनेज कर पाएंगे। कंप्लीट फुल कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एंटीबायोटिक, तो उसके बारे में डॉक्टर्स को जानकारी भी देनी जरूरी है पेशेंट को, ताकि पेशेंट जो है कंप्लीट अपना डोज ले सके। अगर उसका मेंशन किया गया है डोज की 7 डेज तक, 14 डेज तक अगर ड्रग्स को लेना है, तो ऐसा ना हो कि वो एक दिन ले रहा है एक दिन नहीं ले रहा है, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस जो हैं बढ़ते हैं। तो इसको अगर हम टोटली पेशेंट को कन्वे करें, बताएं, अवेयर कराएं, तो ये चीज़ हम स्टॉप कर सकते हैं, बच सकते हैं। कल्चर और सेंसिटिविटी, अगर हम कल्चर टेस्ट कर लें, पॉजिटिव है नेगेटिव है, किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, एरोबिक एनारोबिक, ठीक है, एरोबिक एनारोबिक, या फिर आप कह सकते हो कि ये आपका क्लेप्सिला के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया था क्या, बैक्टीरिया किस टाइप का बैक्टीरिया एंटर किया है, वायरस एंटर किया है, क्या चीज़ है। तो इसको अगर हम जब तक कल्चर ना कर लें तब तक हमें ड्रग गिवन नहीं करना है, और कोशिश करना है नैरो स्पेक्ट्रम की ही ड्रग को हम यूज करें। कॉम्बिनेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी की बात करें तो कॉम्बिनेशन थेरेपी भी आपका प्रिवेंट करता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। अगर हम कॉम्बिनेशन थेरेपीज में अगर बात करते हैं तो ट्यूबरक्यूलोसिस, लेप्रोसी, इनमें हम कॉम्बिनेशन ड्रग्स देते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो है गिवन किया जाता है। क्लियर, तो कॉम्बिनेशनल ड्रग्स को अगर हम गिवन करें, मोर 1 2 3 ड्रग्स 4 ड्रग्स को एक साथ कंबाइन करके भी अगर हम गिवन कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी हम पेशेंट्स को रेजिस्टेंस से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम्स रखे जाएं, मॉनिटर, ऑप्टिमाइज एंटीबायोटिक यूज, हर एक डिटेल, छोटी से छोटी जानकारी अगर हम गिवन करेंगे तो इस तरीके से हम बचा सकते हैं अपने इस पॉपुलेशन को। लिमिट
लगाना जरूरी है एंटीबायोटिक्स पे इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कि आप सभी को पता है, चाहे कोई वेजिटेरियन पर्सन हो या नॉन वेजिटेरियन जो कि आपका हॉर्टिकल्चर्स और उनकी अगर हम बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ होगा तो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में ये चीज़ें आ रही हैं एंटीबायोटिक, और यही एंटीबायोटिक्स बाद में जब हम ड्रग लेंगे तो काम करना बंद कर देगी हमारे ऊपर। ठीक है, जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी तब हम ड्रग लेंगे तो काम करना बंद कर देगी। पब्लिक अवेयरनेस एंड वैक्सीनेशंस, ये भी जरूरी है, प्रिवेंट करेगा ये इन्फेक्शन को, रिड्यूस करेगा एंटीबायोटिक यूज को। चलिए, तो अब हम ड्रग स्ट्रैटेजीज यूज टू ट्रीट AMR के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जानते हैं और इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। यूज हायर और ऑप्टिमाइज्ड डोज। हायर डोज विद इन सेफ लिमिट में अगर आप यूज कर रहे हो तो ये भी आपका इन्फेक्शन को आप कह सकते हो कि बचाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर सेफ लिमिट के अंदर अगर हम ड्रग्स को यूज कर रहे हैं तो भी आपका रेजिस्टेंस जो है वो क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशनल थेरेपीज। कॉम्बिनेशनल थेरेपीज का मैंने बहुत अच्छा आपको ट्यूबरक्लोसिस का एग्जांपल बताया था, जो कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ड्रग्स अगर हम गिवन कर दें तो पेशेंट्स जो है रेजिस्टेंस नहीं डेवलप कर पाएगा। ठीक है, बॉडी जो है रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाएगी। तो ये एक मेन प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन आप कह सकते हो ये हो गया। नेक्स्ट है एक्टिव अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स, जैसे मर्सा के लिए हम वैंकोमाइसिन हो गया, लिनेजोलिड जो है इनको हम यूज करते हैं। यूज रेजिस्टेंस ओवरकमिंग कॉम्बिनेशंस, जैसे एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनेट को अगर हम यूज करें बीटा लैक्टमेज इनहिबिशन के तौर पे, ठीक है, तो ये भी आपका AMR को क्योर कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। एडजुवेंट थेरेपीज अगर हम यूज कर लें, ठीक है, और सपोर्टिव मेजर्स अगर हम देने लग जाएं तो ऐसे केसेस में भी सपोर्टिव मेजर्स जो है कहीं ना कहीं होस्ट इम्यूनिटी जो है उसको भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा अगर हम सपोर्टिव मेजर्स को यूज करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं ड्रग रेजिस्टेंस में कौन कौन सी ड्रग को गिवन की जाती है। मर्सा, MRSA, मर्सा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इसमें हम वैंकोमाइसिन देंगे, लिनाजुलिड, डेप्टोमाइसिन और टिकोप्लेनिन ड्रग गिवन करते हैं। ठीक है, और आपके जीपैट के एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। VRE, अगर हम वर्सा के अगेंस्ट की बात करें या VRE के अगेंस्ट, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस जो है आपका वर्सा के अगेंस्ट अगर हम बात करें और एंटेरोकोकाई के अगेंस्ट अगर बात करते हैं तो इसमें लिनाजुलिड हो गया और डेप्टोमाइसिन देते हैं। ESBL प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में हम ड्रग गिवन करते हैं कार्बापिनम, जैसे कि आपका पिनम वाली ड्रग आ जाएगी, मीरो, डोरीपिनम, ये सारी ड्रग्स देते हैं बेटा। कार्बापिनम रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स है अगर सपोज CRE के केस में अगर हम देख रहे हैं तो ऐसे केसेस में हमें जो ड्रग यूज करना पड़ेगा कॉलिस्टीन दिया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कॉलिस्टीन नाउ अडेज डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल सेटअप्स में यूज करने लग गए हैं। देन टिगेसाइक्लिन, ये आपका न्यू ड्रग है। टिगेसाइक्लिन की बात करें तो ये आपका टेट्रासाइक्लिन ही कैटेगरी, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की क्लास में आपको AMR बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो नई ड्रग आपकी आ गई है टिगेसाइक्लिन। फिर सेफ्ट्रिया जो है आपका सेफ्टाजिडीम हो गया, फिर एविबैक्टम, ये कुछ ड्रग्स हैं आपके जो कि कार्बापिनम के केस में हम यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस के केस में। MDR ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में कॉलिस्टीन को यूज करेंगे, अगेन पॉलीमिक्सिन B और टिगेसाइक्लिन, न्यूअर ड्रग्स हैं टिगेसाइक्लिन। स्यूडोमोनास के रेजिस्टेंस के केस में पाइप्रासिलिन, टेजोबैक्टम, सेफ्ट्रिया जो है आपका सेफ्टाजिडीम हो गया और मेरोपेनम को हम यूज करते हैं। फिर है आपका आता है एक्टिनोबैक्टर, जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ उसमें कॉलिस्टीन, टिगेसाइक्लिन को यूज करेंगे। ड्रग रेजिस्टेंस TB, MDR TB का केस, MDR TB के केस में भी देखने को मिलता है, तो ऐसे केसेस में अब जो WHO के अकॉर्डिंग जो एड ऑन की गई है ड्रग्स वो है बिडाक्विलिन, डेलामेनाइड और लिनाजोलिड और क्लोफाजिमिन। ये कुछ ड्रग्स जो हैं नाउ अडेज WHO के द्वारा जो है रिकमेंड किया गया है, न्यू ड्रग्स हैं, ये न्यू रेजिमेन है। ठीक है, न्यू रेजिमेंट जो लाई गई है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस जो है स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट वेनको और सेफ्ट्रियाक्सोन को यूज करेंगे। फ्लोरोक्विनोलॉन्स रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस की अगर बात करते हैं तो कार्बापिनम, अमीनोग्लाइकोसाइड्स। एनएरोबिक के केस में अगर बैक्टीरियाज का रेजिस्टेंस हुआ है, एनएरोबिक बैक्टीरियाज का रेजिस्टेंस है तो मेट्रोनिडाजोल, कार्बापिनम इनको यूज करते हैं। फिर आ जाता है आपका क्लोस्ट्रीडाइड्स की डिफिसाइल के केस में अगर हम देखें रेजिस्टेंस तो वैंकोमाइसिन हो गया और फिडाक्सोमीसिन जो है ये ड्रग्स को हम यूज करते हैं अगेंस्ट डिफिसाइल के केस में, राइट।
तो ओवरऑल एएमआर की समरी की अगर हम बात करते हैं तो एएमआर जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव डिस्पाइट ड्रग दैट शुड किल देम, और जेनेटिक म्यूटेशन, एएमआर में जेनेटिक म्यूटेशंस हमने देखा कि जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती हैं, किस तरीके से जो रिसेप्टर साइट है वो चेंज हो जाता है बैक्टीरियाज के अंदर। एग्रीकल्चर्स जो डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर्स हो गए, इन सब पे भी थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा न गिवन किया जाए क्योंकि इनडायरेक्टली वो हमारे बॉडी में ही आ रहा है। अब बात करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, स्टीवर्डशिप प्रोग्राम्स अगर टाइम टू टाइम चलाए जाएंगे तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। और डॉक्टर्स को अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी हम कोई ड्रग गिवन कर रहे हैं तो पेशेंट को बताया जाए, एक कह सकते हो आप कि एक पर्टिकुलर काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे जब भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई है तो वो काउंसिल करे कि किस, अगर आपने ये ड्रग जो है प्रॉपरली नहीं लिया, टाइमिंग्स प्रॉपरली नहीं रखी, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। तो एक काउंसलिंग सेंटर्स भी होने चाहिए पर्टिकुलर एएमआर को स्टॉप करने के लिए। और डॉक्टर्स को कोशिश ये करनी है कि कम से कम वो एंटीबायोटिक्स जो है पेशेंट को दें और नैरो स्पेक्ट्रम की तरफ जो है वो मूव ऑन करें। तो इस तरीके से हम इसको एएमआर को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने इस पॉपुलेशन को। और आने वाले टाइम में जो बहुत बड़ा चैलेंज जो ये बग है, ये बहुत बड़ा चैलेंज जो बढ़ता हुआ आ रहा है, हेल्दी बैक्टीरियाज जो हैं उनको भी किल करता चला जा रहा है धीरे धीरे। तो हेल्दी जो आपके कह सकते हो जो हमारे गट फ्लोरा के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि वो अगर हम एंटीबायोटिक्स न भी दें तो वो बेचारे जो हैं वो क्या करेंगे, बाहर से जो भी पैथोजेंस आता है उनको किल कर देते हैं। लेकिन नाउअडेज जो रेजिस्टेंस है, जो सो कॉल्ड आप कह सकते हो कि जो ये डेविल है, ये हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज को, गुड बैक्टीरियाज को गट फ्लोरा के अंदर जो है वो किल करता चला जा रहा है। और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि ये अवेयरनेस जितना आप लोगों को तक फैला सकते हो, मेरा काम था अवेयरनेस रिगार्डिंग जो एएमआर है उसके बारे में बताना कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं और आने वाले अपनी जो पीढ़ियां हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप भी अपने आसपास जो अपने रिलेटिव्स हैं और अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो ताकि हम मैक्सिमम अवेयरनेस फैला सके। और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके अवेयरनेस फैला रही है। तो ये था कुछ अवेयरनेस रिलेटेड हमारे पीडब्ल्यू फार्मा के चैनल से। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इसी तरीके के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं जुड़ी रहूंगी आपके साथ। तो थैंक यू, अलविदा करती हूँ आप सभी से।